नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि 15 अगस्त के बाद प्रतिपक्ष में हिंदी वीडियो नहीं होगा। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से बना रहा हूं, वो एक साथ प्रतिवाद और प्रतिपक्ष दोनों जगह, दोनों चैनल पर जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद प्रतिवाद ही मेरा सेपरेट हिंदू हिंदी चैनल होगा। आज का विषय है कि राहुल गांधी से भी भाजपा को कुछ सीख लेनी चाहिए। सुनने वालों को थोड़ा अजीब लग सकता है कि राहुल गांधी से क्या क्या सीखेंगे। मुझे याद है कुछ महीने पहले मैं एक आज की अदालत या आपकी अदालत जो रजत शर्मा चलाते हैं, उनका एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बुलाया था और बोलते बोलते रजत शर्मा बोल गए कि बीजेपी वालों को राहुल गांधी से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। तब हेमंत तो सब विश्व शर्मा बहुत गुस्सा हो गए थे। बोले दिमाग खराब हो गया, राहुल गांधी से क्या सीख सकते हैं? उनको दिमाग है, कुछ भी अटपटा करते रहते। उनसे हमें बीजेपी को क्या सीख लेनी चाहिए? कोई सीख लेने की जरूरत नहीं है। ये गुस्से में आकर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री है, वो बोले थे। मुझे उस समय उनकी बात सही लगी थी और इसके पहले लगातार बार बार मैं राहुल गांधी की जो पप्पू प्रतिमा बन गई है उस पर बोलता रहा हूं। राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, ये मैंने भी बार बार कहा है। तो आज अचानक राहुल गांधी का आलोचक होते हुए, कांग्रेस का विरोधक होते हुए, मैं बीजेपी को यह सलाह क्यों दे रहा हूं कि भाई राहुल गांधी से कुछ सीखो। क्या सही मायने में राहुल गांधी से कुछ सीख लेने की जरूरत है, या सीखने जैसी कोई बात है या भी नहीं? ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि अचानक भाऊ को क्या हो गया, ये अजीब अनाप शनाप बातें क्यों करने लगे। तो दोस्तों, मैं एक मानता हूं कि दुश्मन भी आप जिसको मानते हो, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो, जिसकी गलतियां ढूंढ रहे हो, उसमें भी कुछ सीखने जैसी बातें हो सकती है। मुझे लगता है शेक्सपियर जैसे किसी बड़े व्यक्ति का एक वक्तव्य है कि देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। मुझे लगने लगा है कि राहुल गांधी ने जो कांग्रेस को 90 से ज्यादा, 100 से एक सीट कम यहां तक पहुंचा दिया, तो उसमें उन्होंने कुछ चालाकी की है, होशियारी दिखाई है, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी अगर उनकी पार्टी 44 और 52 से लेकर 99 तक तीसरे चुनाव में पहुंच गई है, तो राहुल गांधी के पास कोई तो क्वालिटी होगी, कोई तो खासियत होगी, वरना लोग उनको इतना रिस्पांस नहीं देते। एक बात है कि इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के वोट भी नहीं बढ़े, राहुल गांधी के वोट नहीं बढ़े, लेकिन सीटें तो बढ़ी है। तो सीट बढ़ने का कोई ना कोई तो कारण, रीजन होगा। और अगर रीजन होगा तो वो जानकर समझकर, अगर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं तो वो ढूंढना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। राहुल गांधी को हराने के लिए, पछाड़ने के लिए उनकी रणनीति और राजनीति समझना भी जरूरी है। अगर आप उनको अब खुद के विरोधक मानते हो, शत्रु मानते हो, दुश्मन मानते हो, तो उनसे भी सीखना कोई गलत नहीं होता। ये बड़े बड़े लोग बता कर गए कि दुश्मन को कभी हल्के में ना लो। मैं मानता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में, 18वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी वालों ने या एनडीए ने राहुल गांधी को बड़े हल्के में लिया था। जिस ढंग से हमारे मराठी में बोलते, येड़ा बनून पेड़ा खातो, यानी खुद को मूर्ख बताकर अगर इंसान किसी फायदा उठा रहा है तो इसके लिए मराठी उगती है
कि खुद को एड़ा दिखा रहा है लेकिन खा तो पेड़ा रहा है, मतलब उसका मूर्ख दिखने में भी कुछ फायदा है, तो वो समझना जरूरी होता है उसको हराने के लिए। कोई वायरस पर वैक्सीन बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है? उसी वैक्सीन को जो जीवाणु विषाणु होते हैं उनको इकट्ठा करके उन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उनसे ही वैक्सीन बनाया जाता है, और वो वैक्सीन हम लगा लेते हैं तो उसके बाद हम उस बीमारी से हट सकते हैं। इसलिए उस बीमारी का, उस वायरस का अभ्यास करना जरूरी होता है, एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होता है, उसे समझ लेना जरूरी होता है कि ये क्यों फैलता है, कैसे फैलता है और इसको कैसे रोका जाए। तो इसलिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी भले हमको मूर्ख लगते हो, मूर्ख दिखाई देते हो, उनकी राजनीति गलत दिखाई दे रही हो, लेकिन अगर उसमें कुछ सक्सेस वो पा रहे हैं तो वो सक्सेस उन्हें क्यों मिल रहा है ये समझना उनके विरोधक हम जैसे है उनको जरूरी है। और बीजेपी को तो, बीजेपी चुनाव में उतरती है तो बीजेपी के लिए ये और जरूरी बन जाता है कि राहुल गांधी से कुछ सीखो। तो जब इस ढंग से मैं सोचने लगा तो मैंने ढूंढने की कोशिश की कि अचानक ऐसे क्या हो गया कि इतना काम करने के बाद मोदी सरकार बहुमत गवा बैठी है, पार्टी बहुमत मेजोरिटी गवा बैठी है, और राहुल गांधी ने कुछ तो नहीं किया। हम तो उनकी गलती निकालते रहे, फिर भी उनके सीटें मान लो दुगना हो गई, तो कुछ बात तो है। तो क्या बात है वो ढूंढनी पड़ती है, और जितना मैं सोचते गया, जितना मैं ढूंढते गया, तो मेरी समझ में एक बात आ गई कि राहुल गांधी कितनी भी बुरी हार हो, कितनी भी शर्मनाक हार हो, उससे डिमोरलाइज नहीं होते, वैफल्यग्रस्त नहीं होते, निराशाग्रस्त नहीं होते, वो हार को हार मानते ही नहीं, और जिस ढंग से पहले काम कर रहे थे बस उसी ढंग से काम करते रहते हैं। अब इनकी वजह से 2014 में कांग्रेस की शर्मनाक हार हो गई। सालों साल देश पर राज करने वाली पार्टी कभी 100 के नीचे आई नहीं थी, इतने चुनाव हो गए, वो 16वां लोकसभा का चुनाव था, लेकिन उसके पहले 15 लोकसभा चुनाव 1950 के बाद हमारे देश में हुए। उस 15 चुनाव में कभी कांग्रेस पार्टी 100 के नीचे आई नहीं थी। कम से कम सोनिया गांधी लड़ी थी, पहली बार चुनाव लड़ी थी, या उन्होंने पार्टी का लीडरशिप किया था, तब 112 तक नीचे आए थे, लेकिन 100 के नीचे तो नहीं आए थे, 100 के नीचे नहीं आए थे। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में 2014 का चुनाव कांग्रेस लड़ी और 44 तक आ गई, ना 50 का आंकड़ा भी क्रॉस कर पाई, यानी 50 के नीचे पार्टी आ गई। इतनी शर्मनाक हार थी, लेकिन राहुल गांधी ना डरे ना हारे। हारे का मतलब मन से नहीं हारे, वो अपनी हिम्मत नहीं हारे, उनकी गलतियां लगातार बार बार दिखाई दे रही थी, दिखाई जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने हार नहीं मानी, वो लड़ते रहे। एक एक करके उनके साथी, उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनका नेतृत्व नकारते हुए पार्टी छोड़कर निकल गए, कुछ बीजेपी के साथ चले गए, कुछ और दूसरी पार्टियों के साथ चले गए। मतदाता की संख्या घटती गई, प्रतिशत घटता गया, लेकिन राहुल गांधी हार नहीं मानते। व्यवहारिक तौर पर हार होने के बावजूद राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में कभी भी हार नहीं मानी। वो हारी हुई लड़ाई लड़ते रहे, जूझते रहे, और मैं मानता हूं कि लड़ाई में यह सबसे बड़ी ताकत होती है कि आप हार ना माने। आप हारे, बिल्कुल, व्यवहार था। आप चुनाव की लड़ाई लगातार 3 बार हारे हैं। इस बार भी कांग्रेस की बुरी हार हुई है, तीसरी बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है,
लेकिन राहुल गांधी के तेवर देखिए, जैसे तेवर उनके 2014 में 44 सीटों पर थे, वही तेवर 2019 में 52 सीटें मिली तब भी थे, और आज 99 तक आकर उनकी पार्टी अटकी है, तीसरी बार हार हुई है, फिर भी उनके तेवर देखिए, वो मानते कि वो खुद जीत गए। अगर व्यवहार में नहीं हुआ है तो बात अलग है, लेकिन लड़ने के लिए जीतने की जिद आवश्यक होती है। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की ये अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि आज मैं पिछले 2 चुनाव के बाद मैं ये राहुल गांधी की क्वालिटी देख नहीं पा रहा था। ये सच्चाई स्वीकारना जरूरी है। अगर मैं खुद को राजकीय विश्लेषक मानता हूं तो मैंने मजाक भी उड़ाया है। 2017 के चुनाव में गुजरात में राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, और एक बार छठी या पांचवी बार गुजरात विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई थी। कांग्रेस के चमचे बोल रहे थे राहुल का ये बड़ा मॉरल विक्ट्री है, नैतिक विजय है। मैंने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि मैं राहुल की जो क्वालिटी है वो देख नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा। एक बात है, मैंने तो उस पर एक सब्जेक्ट, एक वीडियो भी बनाया था, ब्लॉग भी लिखा था। मोदी तो भगवान के पास प्रार्थना करेंगे राहुल की बार बार नैतिक विजय हो, मॉरल विक्ट्री हो, क्योंकि व्यवहार में अगर जो हार होती है उसको ही अगर राहुल गांधी और उनके चमचे मॉरल विक्ट्री समझ रहे तो उनकी मॉरल विक्ट्री हमेशा होती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जीत तो मोदी की व्यवहार में होगी, पार्टी जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी। लेकिन ये मजाक उड़ाते वक्त राहुल के पास एक क्वालिटी है, वो देखना तक मैं भूल गया था। इसलिए पहली बार मैं राहुल की एक क्वालिटी देख रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। और इसका कारण बीजेपी ने जो मेजॉरिटी गंवाई है वो उसका असली कारण है। देखिए, बीजेपी 303 से 240 241 तक आकर अटकी। कांग्रेस से 2.5 गुना ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली है। फिर भी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हम देखते हैं तो हारे हुए मानसिकता में है, डिफीटिव मेंटालिटी में घुस गए। और 2014 और 2019 में कांग्रेस बुरी तरह से शर्मनाक तरीके से हार गई थी, लेकिन राहुल गांधी उस डिफीटिव मेंटालिटी में नहीं गए थे। वो व्यवहार में हार गए थे, सीटें बहुत नीचे आ गई थी। 206 से 44 तक पहुंचना, इसका मतलब कम से कम 160 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने गंवाई थी 2014 में। फिर भी राहुल गांधी उसको हार नहीं मानते थे, क्योंकि अगर आप हार मान लेते हो तो आप लड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पाते। मैं मानता हूं कि दुनिया मानती थी कि राहुल गांधी हार गए, लेकिन राहुल गांधी मन से हार मंजूर नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लड़ना था। मैं उसको क्वालिटी मानता हूं। तीसरी बार हारे, आज भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, मेजोरिटी नहीं ला पाए। हाँ ठीक है, सीटें बढ़ गई, मानो दुगना हो गई, फिर भी सत्ता तो नहीं आई। लेकिन वो जिस ढंग से राहुल गांधी तेवर दिखा रहे हैं, रुबाब दिखा रहे हैं, तो कोई कोई भी ऐसा मानेगा कि राहुल गांधी तो चुनाव जीत गए, सरकार तो उनकी आ चुकी है। उनके चमचे भी इसी तरीके से बात करते हैं। नैरेटिव नेता की कृति से भी बनता है। राहुल गांधी जिस ढंग से लोगों के सामने आते हैं, वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो हारी हुई नहीं लगती। ना 2014 के बाद हारी हुई उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ना कि 2019 के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज हारी हुई नहीं थी। और वही एक नैरेटिव बन जाता है।
जोर शोर से उन्होंने 2019 में प्रचार किया था कि चौकीदार ही चोर है, लेकिन उस वक्त टक्कर जो थी वो बिल्कुल साफ थी। मोदी भी हार मानने वाले में से नहीं है और मोदी जी ने आज भी हार नहीं मानी है, लेकिन मोदी जी जिनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उनके जो साथी नेता है, कार्यकर्ता है, प्रमुख कार्यकर्ता है, पार्टी का संगठन है, तो मान चुका है कि हम हार गए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो संगठन है, मोदी जी को जो साथी है, उनको राहुल से ये क्वालिटी उठानी पड़ेगी कि आप सीटें गवाए हो, बात सच है, लेकिन आपने सत्ता कायम की है और आपके जो 303 से उसमें 20% सीटें कम हो गई। 300 से अगर 240 होती है तो 20% सीटें कम हो गई। लेकिन कांग्रेस पिछले 15 साल से चुनाव लड़ रही है, लेकिन 202 तक नहीं पहुंची है, 206 तक नहीं पहुंची है, जो उन्होंने 2009 में जीती थी सीटें। फिर भी राहुल गांधी की तरफ मुड़कर देखो, राहुल गांधी को समझने की कोशिश करो और मन से हार नहीं मानते। और जब आप मन से हार नहीं मानते तो आप जूझने का तरीका निकाल लेते हो। मुझे याद है कि अटल जी की शायद कविता है, मुझे पूरी याद नहीं, लेकिन अटल जी की एक कविता, एक लाइन दो लाइन मुझे याद है। माना कि घना अंधेरा है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। कितनी बड़ी लाइन है, कितना बड़ा आशय इसमें है कि माना कि अंधेरा घना है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप देखना चाहते हो तो प्रकाश की जरूरत होती है, और प्रकाश दिया देता है, तो दिया जलाना तो आपके हाथ में है, और दिया जलाने की इच्छा आपके पास होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की गलतियां बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अटल जी की इस लाइन में जो ताकत है वो राहुल गांधी समझ गए। उनको ये कविता मालूम है या नहीं है पता नहीं, लेकिन उसका जो आशय है और राहुल गांधी की कृति में, बॉडी लैंग्वेज में, बर्ताव में अगर दिखाई दे रहा है, तो जो लोग वाजपेयी के आदर्श मानते हैं, ऐसे जो बीजेपी वाले हैं, उनको राहुल से कुछ सीख लेनी चाहिए। क्योंकि कविता सुनी हो ना हो, लेकिन राहुल गांधी अटल जी की कविता का अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। उनके सामने अंधेरा घना था 2014 में। 10 साल जो पार्टी सत्ता में थी, उसको अपोजिशन लीडर की मान्यता भी ना मिले, इतनी संख्या घट गई थी, इतने नंबर घट गए थे। फिर भी राहुल गांधी मन से हारे नहीं थे। अंधेरा था, लेकिन कोशिश करें तो अंधेरे में भी कुछ दिखाई दे सकता है, और दिखाई देने के लिए दिया जलाना जरूरी है। ये समझकर 2014 से 2019 तक राहुल गांधी लड़ते रहे, जूझते रहे, साथी हाथ छोड़कर निकल जाते रहे, उनकी परवाह नहीं गई। कौन छोड़कर निकल निकल जा रहा है उसकी परवाह राहुल गांधी नहीं की। व्यवहार में कितनी हार हो गई, कितनी सीटें कम हो गई, उसका रोना रोते नहीं बैठ गए। क्या गवाया है उस पर राहुल गांधी रोते नहीं बैठे, ना कि 19 में रोते बैठे। उसका फायदा अगर उनको मिला है तो मैं मानता हूं ये राहुल गांधी की क्वालिटी है। राहुल गांधी की क्वालिटी है कि लड़ाई हारो कोई बात नहीं, लेकिन सरवाइव करना है, फिर से जीतना है। तो जीतने के लिए उम्मीद जरूरी होती है, और उम्मीद छोड़ने का मतलब हार होती है। राहुल गांधी ने उम्मीद अगर नहीं छोड़ी, तो उम्मीद ना छोड़कर लड़ते रहना, झगड़ते रहना, ये एक क्वालिटी होती है लड़ाके के लिए, योद्धा के लिए। राहुल गांधी ने
उसका अगर प्रदर्शन किया है तो वो मानना पड़ेगा, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मैं मानता हूं बीजेपी वालों को राहुल गांधी से ये सीखना जरूरी है, क्योंकि जिस ढंग से पिछले 1-2 महीने में चुनाव के नतीजे सामने आए, मतगणना हो गई और मेजॉरिटी गंवाने के बाद बीजेपी पार्टी के लोग जिस ढंग से सुप्तावस्था में जा रहे हैं, मन से हारे हुए दिखाई देते हैं, तब मुझे अटल जी की लाइनें याद आती है और उसमें राहुल गांधी का चेहरा मुझे दिखाई देता है। इसलिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी पप्पू हो, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लड़ने के लिए जरूरी होता है। बीजेपी वाले राहुल गांधी से भी कुछ सीख सकते हैं, कोशिश तो करें। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिवाद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 15 अगस्त के बाद सिर्फ प्रतिवाद पर मेरे हिंदी वीडियो होंगे जिनको सुनने। धन्यवाद।